शुरू करेंगे, कुछ अभी कर लेंगे, कुछ शाम को करेंगे। कोशिश करेंगे कि हाफ से ज़्यादा असाइनमेंट अभी कर लें, और जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं, मतलब इजी टॉपिक अभी कर लें, और डिफ़िकल्ट टॉपिक को एक बार आप पढ़ लें, फिर हम दोबारा से इसको शाम को फिर क्लास लेंगे, तो उन डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को कर लेंगे। तो इसके अंदर रूल ऑफ स्टैचुरी इंटरप्रिटेशन है, जिसके अंदर पहला रूल है गोल्डन रूल। तो ये गोल्डन रूल क्या होता है? गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन या डॉक्ट्रिन ऑफ गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। क्या होता है गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन? बताइए। मतलब पहली बात तो इंटरप्रिटेशन क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरप्रिटेशन क्या है। इंटरप्रिटेशन। सर, कानून की व्याख्या करना। और ये व्याख्या कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, वो इंटरप्रेट कर सकता है सर। ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या किसी स्टेटमेंट को इंटरप्रिटेट करना। ये पावर केवल किसके पास है? कानून के पास है, मतलब सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब इसमें आगे है आपका कि गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। देखो, एक होता है लिटरल रूल। लिटरल रूल में क्या होता है? प्लेन मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग, वोकेबलरी मीनिंग, उसे लिटरल रूल कहते हैं। लेकिन किसी किसी कंडीशन में क्या होता है, जब कोर्ट इसका इंटरप्रेट करने बैठती है, तो लिटरल मीनिंग से काम नहीं चल रहा होता, मतलब एग्जैक्ट पता नहीं लग पा रहा होता कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है वो इंटरप्रिटेशन करना क्यों है, क्यों हमें व्याख्या करनी है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी कानून की, स्टैटूस की। स्टैटूस मतलब क्या होते हैं? वो बाय लॉज है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन ने जिन लॉ को पास किया है, वो सारे डिफरेंट स्टैटूस हैं। जैसे आपका आईपीसी एक स्टैटूज है, ठीक है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ये एक स्टैटूज है, अभी हमने लेबर लॉ पढ़ा वो एक स्टैटूज है। तो ये सब स्टैटूज हैं, और डिफरेंट डिफरेंट जो स्टैटूज हैं वो अलग अलग जगह यूज़ हो जाते हैं, लेकिन इसको कई बार डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ती है। अब डिफाइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? डिफाइन करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जब कोर्ट को ये लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है, जिन्होंने ये लॉ बनाया था, उन्होंने किस मकसद के साथ लॉ बनाया, ताकि हम उसी मोटिव के साथ इस लॉ को एप्लीकेबल कर पाए। वरना जिस मकसद से उन्होंने, क्योंकि एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, एक ही सेंटेंस को, अगर जैसे हमारी हिंदी की आवाज़ की बात करें, तो एक वर्ड के कई मीनिंग है। लेकिन जैसे फिल्म के अंदर बताया था आमिर खान ने ना, कि एक ही वर्ड को कई अलग तरीके से कहते हैं। ज़्यादा प्रेशर से बोले तो अलग मीनिंग हो जाएगा, धीरे से बोले तो अलग मीनिंग हो जाएगा, उसको स्पेशल इंटेंशन मतलब अट्रैक्शन इंट्रैक्शन के साथ बोले तो उसका अलग मीनिंग हो जाएगा। वर्ड एक ही लेकिन मीनिंग अलग अलग है। तो ये क्लियरली डिफाइन नहीं हो पाता कि जो लिखने वाले हैं उन्होंने जिसमें टेक्स्ट का यूज़ किया है, किस फ्रेज का यूज़ किया है, उसका मतलब क्या है। तो उसका मेन करेक्ट मतलब निकालने का काम सुप्रीम कोर्ट का होता है, जब इस तरह की बात फंसती है किसी भी केस लॉ में डिसीजन देने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरप्रेट करती है। तो एक तो होता है इसका प्लेन मीनिंग। प्लेन मतलब लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग में डायरेक्ट मीनिंग देख लिया कि उसका डिक्शनरी मीनिंग क्या है, उसका वोकेबलरी मीनिंग क्या है, मतलब उसका सीधा सीधा अर्थ क्या है, या व्याकरण के हिसाब से उस सेंटेंस का अर्थ क्या निकलता है। ग्रामर के हिसाब से हमने उसको ट्रांसलेट कर दिया और उसका ये मीनिंग निकल गया, तो वो लिटरल मीनिंग है। लेकिन अगर हम गोल्डन रूल की बात करें, तो गोल्डन रूल में वो चीज़ें कवर की जाती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के इंटेंशन को बताती हैं। इंटेंशन मतलब जिस मकसद से उन्होंने ये लॉ बनाया था, उसे हम गोल्डन रूल कहते हैं। तो ये अलाउ करता है जजेस को कि वो क्या कर सकते हैं, वो अनसर्टेनिटीज़ को, यानी कि लैंग्वेज की जो अनसर्टेनिटीज़ है, एम्बिग्यूटीज़ है, यानी कि उनके अंदर जो लोचा है, झोल झाल है लैंग्वेज के अंदर, उस झोल झाल को जो है ख़त्म करके किसी एक करेक्ट अर्थ का मीनिंग निकालने की कोशिश करें। यानी कि वर्ड और उसके मीनिंग में पुल का काम करते हैं, उसके बीच में सामंजस्य यानी कि एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, उसे हम गोल्डन रूल कह सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे इसमें लिखा हुआ है कि गोल्डन रूल क्या है? रूल ऑफ स्टैचुटरी इंटरप्रिटेशन है, जो कोर्ट यूज़ करती है किसी भी एम्बिग्यूटीज़ को, किसी भी अनसर्टेनिटी ऑफ लैंग्वेज को रिजॉल्व करने का। जब एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, तो करेक्ट मीनिंग क्या है ये बताने के लिए गोल्डन रूल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे एप्लीकेशन ऑफ लिटरल रूल भी कह सकते हैं। लिटरल रूल डायरेक्ट मतलब निकाल देता है उसका, इसमें अर्थ को रिलेट नहीं किया जाता केस के साथ, लेकिन गोल्डन रूल में केस के साथ अर्थ को रिलेट किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट जो सिचुएशन होती है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती है, वो गोल्डन रूल में आता है। अब इस गोल्डन रूल के कुछ कुछ केस लॉज लिखे हुए हैं। ये केस लॉ के अलावा कुछ और केस लॉज में अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो वो भी आप कर सकते हो। यही केस लॉज अच्छे हैं तो यही कर लो, कोई एक या दो केस लॉज हर रूल के कर ले, क्योंकि रूल के साथ जब केस लॉज लिखेंगे तो एग्जाम में और ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं।
अगला रूल है इसमें कलरेबल लेजिस्लेशन। अब ये जो कलरेबल लेजिस्लेशन है, ये रंगीन संविधान भी कह सकते हैं इसको, मतलब कलर देना, किसी भी स्टैटूज को कलर दे देना। कलर देना मतलब मन मन के हिसाब से उसका इस्तेमाल कर लेना। जैसे हमारे कानून के अंदर कुछ लूप होल्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि उसको तोड़ने वाला लॉ ब्रेकर जो होता है वो कानून का इस्तेमाल करके लॉ ब्रेक कर देता है। जैसे टेक्निकली एडवोकेट क्या करता है, अपने क्लाइंट को बचाने के लिए उस रूल का अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, मतलब उसी रूल का इस्तेमाल करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसको सजा देने के लिए, उसी का इस्तेमाल करके उसको बचा लेते हैं। जैसे मर्डर केस में नॉर्मली क्या होता है कि अगर मान लो किसी पिक पॉकेटर ने किसी को चाकू मारा लूटने के इरादे से, लेकिन व्यक्ति मर गया, तो वो क्या कहेगा, वो ये कहेगा कि भाई जो चाकू था उसने जो इस्तेमाल किया वो इतना बड़ा नाइफ नहीं था कि उसको मर्डर के लिए, वो सिर्फ डराने के लिए उसको इस्तेमाल कर रहा था। फिर ये भी कह सकता है वो कि जो घाव था वो कितना सेंटीमीटर है अंदर लगा हुआ है, और चाकू जो है इतना सेंटीमीटर है नहीं, तो इसके चाकू से वो मरा नहीं, किसी और रीजन हो सकता है कि वो मर गया हो, या बाद में जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो सर्जरी या और डॉक्टर ट्रीटमेंट में उसकी डेथ हो गई। तो इस तरह के कई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम कलरेबल लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है कि हमारे जो लेजिस्लेशन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने अपने 7th आर्टिकल के अंदर जो स्टेट है और जो हमारा सेंटर है उसको कुछ पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि हमें दो गवर्नमेंट चलानी है, और दो गवर्नमेंट चलाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि दोनों गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, झगड़े भी होंगे, और उन झगड़ों का हमें निपटाना भी पड़ेगा। तो उन झगड़ों को निपटाने के लिए उन्होंने क्या किया, इनका बंटवारा कर दिया ताकि ये लड़े ना आपस में, सेंटर और स्टेट की ज़्यादा लड़ाई ना, इसलिए पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। तो 7 शेड्यूल के अंदर जो लिस्ट है उसमें एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कॉन्कोनेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट हैं जिस पे केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जैसे आपका फाइनेंस, जैसे आपका इंटरनेशनल रिलेशंस, देश की सिक्योरिटी, ये आते हैं यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट है। इसके अलावा दूसरा आ गया हमारा क्या, स्टेट लिस्ट, जिसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है, जैसे राज्य की पुलिस व्यवस्था, राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था, हॉस्पिटलों का मैनेजमेंट, ये सब राज्य से जुड़े मैटर होते हैं, राज्य की प्रशासनिक परेशानियां या प्रॉब्लम, तो इसमें राज्य सरकार कानून बना। तीसरा होता है कॉन्कोनेंट लिस्ट, जिसपे दोनों कानून बना सकते हैं। तो इसमें कई बार क्या होता है, जब स्टेट को ऐसा महसूस होता है कि हमें जो कानून बनाना है अपने मैटर पे, लेकिन अपना मैटर पे कानून बनाने बनाते वो किस में घुस जाती है, स्टेट के दायरे में घुस जाती है, तो सॉरी सेंटर के दायरे में घुस जाती है स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंटर उस समय इंटरफेयर करते हुए ये कहता है कि ये तो मेरे अधिकार क्षेत्र का मामला है, आपने क्यों इसके ऊपर कानून बनाया, स्टेट को ये सवाल पूछ लेता है। तो स्टेट कहती है कि गलती से मुझसे ऐसा हो गया, मैं अपने ही मैटर पे कानून बना रहा था लेकिन करते करते आपके जुडिक्शन में घुस गया। क्यों, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से मिली जुली सी हैं, मतलब स्टेट सब्जेक्ट और सेंटर सब्जेक्ट जो है एक दूसरे से टच करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, उनकी नीयत थी केंद्रीय सरकार के विषय पे कानून बनाना, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसका गलत इस्तेमाल किया स्टैटूस का, और कलरेबल लेजिस्लेशन किया। कलरेबल लेजिस्लेशन ये होता है कानून को कानून के लूप होल का इस्तेमाल करते हुए तोड़ना। इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, मान लो एक मदर है और उसका एक बच्चा है, तो मदर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है और बच्चा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट है। अब मदर ने खाने के लिए मान लो कि चाउमीन बना दी घर में, और बोला कि अभी मत खाना इसको, दोपहर में खाना है इसको, या पहले लंच कर लो अपना उसके बाद खाना, वरना तुम लंच नहीं करोगे फिर अगर ये खा लोगे, और मैं मार्केट जा रही हूँ और जब तक मैं आऊँगी तब तक इसको हाथ मत लगाना, अपना लंच फिनिश करके रखना। तो बच्चे ने ये देखा कि मदर ने मुझे क्या ऑर्डर दिया है, तो एक ही ऑर्डर दिया है कि इसको हाथ मत लगाना, मतलब इसको आप हाथ मत लगाना, उसने ये नहीं बोला है कि इसको खाना मत, बोला इसको हाथ मत लगाना। तो उसने क्या किया कि उसको प्लेट में डाल के चॉपस्टिक से खा लिया जो, तो यानी कि उसने खा भी लिया और कानून का लॉ का वायलेशन भी नहीं किया, मदर के ऑर्डर का भी फॉलो किया, हाथ नहीं लगाया। अब जब मदर आई उन्होंने पूछा कि आपने इस चाउमीन को क्यों खाया, मैंने मना किया था, तो उसने बोला कि मैंने तो आपको ऑर्डर का पालन किया, आपने बोला था हाथ मत लगाना, तो मैंने हाथ थोड़ा लगाया, मैंने चॉपस्टिक से इसको खा लिया। तो इसे कहते हैं कि बाय लॉज को कानून के हिसाब से ही तोड़ना, कानून के लूप होल्स का इस्तेमाल करके, तो इसे कलरेबल लेजिस्लेशन कह सकते हैं। तो कलरेबल लेजिस्लेशन में तीन चार चीज़ें हैं, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर होता है इसके अंदर, फेडरलिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, और सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर रहता है। तो इसमें मैंने लिखा हुआ है पूरे अच्छे तरीके से, इसको एक बार आप पढ़ लेना। बेसिकली कलरेबल लेजिस्लेशन यही होता है। अब है आपका मिसचीफ रूल। तो मिसचीफ रूल क्या होता है, अगर किसी को पता है तो एक बार बताओ कि मिसचीफ रूल क्या है।
किसी को कोई आइडिया मिसचीफ रूल का? मिसचीफ रूल मैं बताता हूँ, कोई आइडिया नहीं है तो मिसचीफ रूल का मतलब होता है, जैसे मिसचीफ मतलब शैतानी करना, बदमाशी करना। उसी तरह से जब इसका लिटरल मीनिंग, जो हमारा स्टेटस है, उसका जो लिटरल मीनिंग है वो डिफरेंट हो जाए। किस चीज़ से डिफरेंट हो जाए लिटरल मीनिंग? उसके एक्चुअल मीनिंग से। यानी कि एक्चुअली उस टाइम के हिसाब से उसका मीनिंग निकल रहा है वो अलग है, और जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस है उसका लिटरल मीनिंग डिफरेंट है। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए मिसचीफ रूल इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि थोड़ा सा शैतानी करके उस मीनिंग को से रिलेट कर देते हैं एक्चुअल मीनिंग से। यानी कि आप उस बाय लॉज के अंदर कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके मीनिंग को थोड़ा सा इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो एक पुल का काम करने लगे और एक्चुअल सिचुएशन पे अप्लाई हो जाए, कोई भी स्टेटस है। तो उसे मिसचीफ रूल कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, कॉमन लॉज जो होते हैं, ठीक है, उनको चेक किया जाता है कि जब ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस लागू हुआ, सॉरी, इंटरप्रिटेशन, जब ये स्टेटस लागू हुआ तो उस समय क्या लॉ था। उस अगर ये नहीं, मान लो आईपीसी नहीं आया तो उससे पहले भी तो लोग क्राइम करते थे, उससे पहले लोग मर्डर भी करते थे, तब कैसे सजा देते थे? तो तब राजा महाराजा अपनी जो पुरानी किताबें होती थी, जैसे भगवत गीता में कुछ बताया हुआ है, या राजा के नियम कायदे जो है, उस हिसाब से वो अपने विवेक के अकॉर्डिंग न्याय देते थे। तो मिसचेफ रूल में ये चेक किया जाता है कि इस इंटरप्रिटेशन, सॉरी, स्टेटस के आने से पहले क्या लॉ था। तो उस लॉ के हिसाब से स्टेटस को डिफाइन कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि लॉ बनाने वाले उसी समय के थे जब ये स्टेटस आया था, और उससे पहले का जो लॉ था, तो उन्होंने उसी को चीज़ को रिलेट करने के लिए इस तरह का स्टेटस जो है बनाया होगा। तो लॉ के जो डिफेक्ट होते हैं उनको दूर करने का काम करता है मिसचीफ जो है, मिसचीफ रूल जो है। और इसका एक ही रीज़न होता है, मिसचीफ इसलिए किया जाता है ताकि रेमेडी दी जाए। रेमेडी किसको? जो स्टेटस है उसको करेक्टली अप्लाई किया जाए उसके करेक्ट सेंस में। ये मिसचीफ रूल हो गया जब एक्चुअल मीनिंग और लिटरल मीनिंग दोनों अलग अलग हो। प्लेन मीनिंग कहता है लिटरल मीनिंग को, डायरेक्ट मीनिंग जो निकल रहा है स्टेटस का, और जो एक्चुअली एक्शनेबल क्लेम है वो डिफरेंट हो, लेकिन डिफरेंट भी इतना ना हो कि बिल्कुल ही उल्टा हो, लेकिन थोड़ा सा अलग हो। तो उस थोड़े से अंतर को ख़त्म करने के लिए मिस्चीफ रूल का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके बाद अगला आता है आपका पिथ एंड सबटेंस रूल। तो जो ये वर्ड है पिथ एंड सबटेंस, ये हमने वहाँ पे भी पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन में भी, जब हम 6 सेमेस्टर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे तब। तो पिथ एंड सबटेंस क्या होता है बताइए एक बार। इसमें भी वही बताया हुआ है कि जो आर्टिकल 7 है, जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है 3 पार्ट में डिवाइड है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई ना हो पावर्स की, इसलिए हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। सेंटर के सब्जेक्ट बना दिए, स्टेट के सब्जेक्ट बना दिए, यूनियन लिस्ट बना दी, स्टेट लिस्ट बना दी, और एक कॉन्करेंट लिस्ट रख दी जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। अब जब भी किसी को कानून बनाना है तो कानून बनाने से पहले, जैसे फॉर एग्जांपल राज्य कानून बनाना चाहता है, तो राज्य सबसे पहले अपने लिस्ट चेक करेगा कि मेरे पास इस लिस्ट में ये सब्जेक्ट है, इस पर मैं कानून बना सकता हूँ। उसने अपने अपने पिच पर, अपनी बाउंड्री पर खेलना शुरू किया। जैसे एक बैट्समैन क्रिकेट खेलता है तो अपनी पिच पे प्ले करता है ना, और अगर वो पिच से बाहर चला जाता है तो वो आउट हो जाता है। मतलब एक नियम है क्रिकेट का कि वो अपनी पिच पर ही खड़े होकर बैटिंग कर सकता है, अगर वो पिच से बाहर होता है तो वो आउट हो सकता है। तो ये जो पिथ और सब्सटेंस है, ये भी वही है कि स्टेट अगर अपना कानून बना रहा है तो वो अपने सब्जेक्ट मैटर पे बनाएगा। अगर अपने सब्जेक्ट मैटर पे वो कानून नहीं बना रहा और सेंटर के सब्जेक्ट मैटर से छेड़छाड़ करने चला जाता है, तो सेंटर उसको क्या करेगा, आउट कर देगा। आउट करने का मतलब उसके कानून को नल एंड वाइड कर देगा, या सुप्रीम कोर्ट ही नल एंड वाइड कर देगा कि आपने जो स्टेट के सब्जेक्ट पे कैसे कानून बना दिया। तो पिथ का मतलब ये होता है कि ये देखना कि किस लिस्ट के विषय पे कानून बन रहा है, और सब्टेंस का मतलब ये होता है अल्टीमेटली जो कानून बन के तैयार हुआ उसमें अगर कोई बायलॉज हो गया है, मतलब किसी बायलॉज का आपने वायलेशन कर दिया, अपने मैटर से आपने शुरू किया लेकिन कानून बनाते बनाते आप उसके मैटर में घुस गए, किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो ये देखा जाता है कि आपकी नीयत कैसी थी। आपने जानबूझ के ऐसा किया तो उस कानून को कोर्ट नल एंड वाइड कर देती है। अगर आपने जान के ऐसा नहीं किया लेकिन परिस्थितियों ने आपसे ऐसा करवा दिया, यानी कि वो जरूरी था करना, तो वो आपका कॉइक जो है वैलिड रहता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया कि कोई भी व्यक्ति जो मकान बनाएगा वो व्यक्ति बेसमेंट नहीं बनाएगा, मतलब बेसमेंट बनाना अलाउड नहीं। नहीं, सॉरी, स्टेट ने लॉ पास किया कि हमारे राज्य के अंदर बेसमेंट बनाना अलाउड नहीं।
मतलब बेसमेंट कोई नहीं बनाएगा। तो एक व्यक्ति ने अपना घर बनाना शुरू किया, तो घर बनाते बनाते उसने क्या किया, अंदर ही अंदर बेसमेंट भी बना लिया। तो उसने क्या किया, घर बनाने के आड़ में बेसमेंट बना लिया। तो यहाँ पर अब स्टेट गवर्नमेंट उसके खिलाफ एक्शन लेगी, बोलेगी कि आपको घर बनाने की परमिशन दी थी, आपने बेसमेंट क्यों बना दिया। तो वो कहता है घर बनाते बनाते मैंने बेसमेंट बना दिया। तो यहाँ पर उसने बाय लॉस का जो है वायलेशन कर दिया, जो स्टेट की लिस्ट था। फॉर एग्जाम्पल जो घर बनाने व्यक्ति है वो स्टेट गवर्नमेंट है, और जो बेसमेंट की परमिशन देने वाला है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो इसने क्या कि अपने सब्जेक्ट मैटर पे काम करते करते वायलेशन कर दिया, और स्टेट का लिस्ट को टॉप कर कहाँ पहुंच गया, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनियन की लिस्ट में पहुंच गया। तो इसे कहते हैं हम लोग पिथ एंड सबटेंस, यानी कि जब हम अपने विषय पे कानून बनाते बनाते दूसरे के एंटर कर देते हैं सब्जेक्ट में, लेकिन अगर हमारी इंटेंशन रॉन्ग होती है तो सुप्रीम कोर्ट इसको नन एंड वॉइड कर देता है लॉ को। अगर हमारी इंटेंशन करेक्ट होती है लेकिन फिर भी वायलेशन होना जरूरी था, मतलब उसको बोलना जरूरी था, तभी ये लॉ जो है एप्लीकेबल हो सकता था, उसके सब्जेक्ट मैटर को टच करना जरूरी था, तब ये क्या करता है, इसको वॉइड कर देता है लॉ को। ये जो प्रिंसिपल था पिथ एंड सब्सटेंस का, एक कनाडा से लिया गया था, कनेडियन फेडरलिज्म से आया था ये इंडियन फेडरलिज्म में, और इंडिया में भी अब काफ़ी इसका इस्तेमाल होता है पिथ एंड सब्सटेंसेस का। अब आता है अगला रूल है आपका हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। हारमोनियस कंस्ट्रक्शन क्या होती है, ये जितने भी रूल है ना, मैंने आपको इन सब की रिकॉर्डिंग दे रखी है, पूरी डिटेल में रिकॉर्ड करके आपको दे रखा है, एक एक वर्ड समझा रखा है। तो इसलिए मैं इसको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ताकि हमारा ये सब सब असाइनमेंट थोड़ा बड़ा है तो ये पूरा हो जाए, इस वजह से एक ओवरव्यू दिया है मैंने आपको। अब है हारमोनियस रूल। तो हारमोनियस रूल क्या होता है बताइए। जो वर्ड है हारमोनी, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, हारमोनी का मीनिंग तो पता ही होगा, बताइए। हिमांशु, बताओ हारमोनी क्या होता है। सर शायद इंसानियत ये कह सकते हैं, भाईचारा, ठीक भाईचारा। है। हारमोनी, हारमोनी मतलब होता है जब हम अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखते हैं, मधुर रिश्ते रखते हैं, तो उसको हारमोनियस रिलेशनशिप कह सकते हैं, ठीक है। अब जो वर्ड है कंस्ट्रक्शन, देखो कंस्ट्रक्शन अलग चीज होती है और रूल्स अलग चीज होती है, रूल्स और कंस्ट्रक्शन कभी एक जैसे नहीं हो सकते। कंस्ट्रक्शन जो वर्ड है उसका मतलब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, किसी चीज का निर्माण कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम हारमोनियस कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मधुर रिश्ते का निर्माण कर रहे हैं। जैसे हम अपने पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते क्यों रखते हैं, क्या रीज़न है हम अपने पड़ोसियों से मधुर रिलेशन रखने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे रीज़न यही होता है कि हमारे पड़ोसियों के साथ हमेशा रहना है, आते जाते हर चीज़ के अंदर हमें कॉर्पोरेशन चाहिए होता है पड़ोसियों का। इसलिए नॉर्मली हम कोशिश, फिर भी कोई पड़ोसी खराब हो तो बात अलग है, लेकिन अपनी तरफ से हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उनके साथ अच्छे रिश्ते रखें, क्योंकि हमें हमेशा जरूरत, फर्स्ट जो प्रेफरेंस है या फर्स्ट जो नीड है हमारे अपने पड़ोसी ही होते हैं, जो सबसे पहले हमारे दुख सुख में आके खड़े होते हैं। तो इसलिए नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अपने पड़ोसी से अच्छे रिश्ते रखते हैं। तो हारमोनियस कंस्ट्रक्शन भी इसी रूल को फॉलो करता है। ये कहता है कि अगर कभी भी आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, आप कानून के लॉ की व्याख्या कर रहे हैं, तो उसका जो लिटरल मीनिंग है, लिटरल मीनिंग अगर डिफरेंट है, लेकिन जो केस है जिस पे वो मीनिंग एप्लीकेबल हो रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम इसको हारमोनियस रिलेशनशिप बना देते हैं। मतलब एक पुल का काम करते हैं कि जो लिटरल मीनिंग है वो उसके हारमोनियस कंस्ट्रक्शन की वजह से उसके एक्चुअल मीनिंग को भरपाई कर दे, यानी कि उसके गैप को ख़त्म कर दे, गैप को भर दे, जो गैप आ रहा है। फॉर एग्जांपल जब लॉ मेकर ने लॉ बनाया था, तो वो बनाया था 1947, यानी कि बहुत सालों पहले। उस समय इंडियन सोसाइटी बिल्कुल अलग तरीके की थी, और आज अगर हम इंडियन सोसाइटी देखें तो बिल्कुल अलग तरीके की। यानी कि अगर पहले के हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें तो क्या होती थी, गरीबी, बेरोजगारी, ठीक है, और लोगों के पास जो है सुविधाएं नहीं होती थी। पहले किसी ने सपना में देखा होगा कि गूगल भी आएगा और गूगल मीट के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस भी हो सकती है, लेकिन आज वो हो रहा है। लेकिन अभी भी हमारा जो लॉ है वो तो कम से कम 60 70 साल 80 साल पुराना लॉ चल रहा है। तो उस लॉ को हम आज के टाइम पे प्रेजेंट सिनेरियो में कैसे एप्लीकेबल करें, तो उसके लिए हम हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का रूल फॉलो करते हैं। जो हमारे पुराने लॉज हैं उनके जो लिटरल मीनिंग है उनको हम एक्चुअल जो एप्लीकेबल लॉ है उसके अंदर हारमोनियसली कंस्ट्रक्ट करके एप्लीकेबल करते हैं, इसे हारमोनियस कंस्ट्रक्शन कहते हैं। यहाँ पे हम किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट और
सेंट्रल गवर्नमेंट में झगड़ा हो गया, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऐसा लॉ पास कर दिया जो लॉ तो था लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एंटर कर रहा था, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट के अंदर एंटर कर रहा था। तो स्टेट गवर्नमेंट तुरंत उस पर ऑब्जेक्शन कर दिया कि भाई आपने ऐसा लॉ क्यों बनाया जो मेरी सब्जेक्ट लिस्ट का विषय है उसके ऊपर। तो वो कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हमने अपना सब्जेक्ट मैटर बनाया था, लेकिन ये आपके सब्जेक्ट मैटर को इसलिए टच कर रहा है क्योंकि ये इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट है, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। तो यहाँ पे कोर्ट ये चेक करेगा कि उसके पीछे इंटेंशन कैसी है। अगर इंटेंशन रॉन्ग नहीं होगी किसकी, सेंटर की, तो हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का रूल फॉलो करके उन दोनों के बीच में सामंजस्य कर देंगे, यानी कि स्टेट सब्जेक्ट और यूनियन सब्जेक्ट को मिला देंगे हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का रूल फॉलो करके। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, आपको इसका एक एग्जाम्पल भी है कि कई बार कुछ ऐसे लॉ गवर्नमेंट पास कर देती है जो वायलेशन होते हैं किसी और रूल का। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एक व्यक्ति है, मान लो कि एक व्यक्ति है जो कनाडा से वापस आ रहा है और अपने साथ बहुत सारा गोल्ड लेके आ रहा है। अब इंडिया के अंदर एक लॉ है कि बिना परमिशन के और एक लिमिट के अंदर ही आप जो है गोल्ड को इंडिया ला सकते हैं। अब ये व्यक्ति बिना परमिशन के गोल्ड को लेके आ गया, एयरपोर्ट पे चेकिंग होने लगी, इसकी चेकिंग में सोना पकड़ा गया, कस्टम डिपार्टमेंट ने इसको तुरंत सोने को सीज कर दिया और इसके ऊपर फाइन लगा दिया। सोना तो ले ही लिया लेकिन फाइन भी लगा दिया। अब इसने उस फाइन की भरपाई कर दी, फाइन इसने भर दिया। अब फाइन भरने के बाद क्या हुआ कि जो वो था कोर्ट था, कोर्ट ने इस मैटर के ऊपर केस चला दिया, इसके ऊपर पुलिस ने रजिस्टर कर लिया केस स्मगलिंग का। इसको कोर्ट लाया गया, इसने कोर्ट में आके एक चीज बोला कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब ये कैनेडियन था, तो इसने बोला कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर एक लॉ है जियोपार्ड है, डबल जियोपार्ड है, यानी कि व्यक्ति को एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती। तो ऑलरेडी मैं इस क्राइम के लिए सजा भुगत चुका हूँ, मेरा गोल्ड भी सीज कर लिया कस्टम ने, मुझे फाइन भी लगा दिया, मैंने फाइन भी पेमेंट कर दिया, तो मुझे फिर दोबारा क्यों कोर्ट में इसी जुर्म के लिए बुलाया जा रहा है। तो डबल जियोपार्ड लॉ अप्लाई होना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने ये बोला इसको इस कंडीशन के अंदर कि जो कस्टम है वो कोई स्टैचुरी बॉडी नहीं है, कोई कोर्ट नहीं है। कस्टम कस्टम एक डिपार्टमेंट है जो अपनी ड्यूटीज को पूरा कर रहा है। उसने अपनी ड्यूटीज को पूरा करते हुए आपके इलीगल व्यवहार के ऊपर फाइन लगाया। लेकिन जो अब आपके ऊपर कोर्ट चेक में केस चल रहा है वो एक स्टैचुरी इंटरप्रिटेशन, मतलब स्टैचुरी बॉडी है कोर्ट जो है, तो कोर्ट डिफरेंट है, तो इसलिए डबल जियो पार्टों का रिलीफ आपको मिल नहीं सकता। तो इसलिए इसको डबल जियो पार्टी का रिलीफ मिला, इसके ऊपर दोनों केस चलते रहे। लेकिन हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का रूल जो है वो यही बताता है आपको कि एक व्यक्ति को अगर एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा मिल रही है, लेकिन अगर किसी तरीके से, जैसा इस व्यक्ति का तो क्राइम ही सीरियस था, स्मगलिंग का केस चलना ही चलना था, लेकिन अगर कोई और व्यक्ति होता और उसने गलती से ऐसा कुछ कर लिया होता, फॉर एग्जाम्पल उसको पता नहीं होता, वो कनाडा घूमने के वहाँ से उसने गोल्ड खरीद लिया और गोल्ड लेके वो इंडिया आ गए, उनको पता नहीं था, तो यहाँ पर उसके ऊपर ये दूसरा केस जो है स्मगलिंग का वो चलने से रुक सकता है हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का प्रिंसिपल फॉलो करके। तो हारमोनियस कंस्ट्रक्शन इसी तरह के रूल प्ले करती है, ये रूल इसलिए लगाया जाता है। अब अगला जो क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, वो है लिटरल रूल। तो अगर हम लिटरल रूल की बात कर रहे हैं तो लिटरल रूल तो प्लेन मीनिंग होता है, वर्ड का प्लेन मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग, वोकेबलरी मीनिंग, यानी कि एक सेंटेंस को हमने ग्रामेटिकली मीनिंग अगर निकाल लिया, उसका हिंदी ट्रांसलेशन कर दिया, तो वो लिटरल मीनिंग है उसका। तो लिटरल मीनिंग में बिल्कुल क्लियर और प्रिडिक्टेबिलिटी रहती है, मतलब क्लियर रहता है वो, उसमें डायरेक्ट मीनिंग बताया जाता है। इसमें जो लेजिस्लेशन होता है, ठीक है, वो क्लियर इंटेंशन को डिफाइन करता है, वो क्लियरली बताता है कि जो स्टैट्यूज है वो क्या कहना चाहता है और कहाँ पे वो एप्लीकेबल होना चाहता है। इसके पीछे कोई और झोल झाल नहीं होता, डायरेक्टली इसका मीनिंग होता है। अब इसके पीछे कुछ प्रिजम्पशंस का फॉलो किया जाता है। प्रिजम्पशन मतलब जो लोकल कस्टम्स होते हैं उनका भी सम्मान किया जाता है, और जो उस समय जो कोर्ट होता है जिसकी ड्यूटी होती है जुडिशियल एक्टिविज्म करना, मतलब कानून की रक्षा करना, ये जिम्मेदारी कोर्ट की रहती है, तो कोर्ट अपनी ड्यूटी को फॉलो करता है, तो वो लिटरल मीनिंग कहलाता है। लिटरल मीनिंग मतलब प्लेन मीनिंग, डायरेक्ट उसका मतलब या फिर उसको वोकेबलरी मीनिंग, ग्रामेटिकल मीनिंग, ठीक है, ये भी कह सकते हैं लिटरल। अब जो ये प्रिजम्पशन वाला क्वेश्चन है ये मैं आपको शाम की क्लास में बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है, मतलब इतना इजी नहीं है, थोड़ा टफ क्वेश्चन। अब है आपका जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसमें कहते हैं कि जो कोर्ट है
कोर्ट की ये ड्यूटी है कि वो इंटरप्रिटेशन के साथ साथ कानून की रक्षा करने का भी काम करे। मतलब कहीं पर भी ऐसा ना हो। देखो हमारे इंडिया कंट्री के अंदर दो चीज़ें पावरफुल है। एक लेजिस्लेशन, जो हमारा लोकसभा है, राज्यसभा है, वो पावरफुल है। दूसरा हमारा कोर्ट पावरफुल है, सुप्रीम कोर्ट। तो दो सुप्रीम पावर है इंडिया के अंदर। एक प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जो लेजिस्लेशन को लेके बैठा है, यानी कि जिसके अंदर लोकसभा राज्यसभा आते हैं। और दूसरी हमारे पास पावरफुल बॉडी है सुप्रीम कोर्ट, जिसके पास ये भी पावर है कि वो लेजिस्लेशन के बनाए गए लॉ को भी चेक कर सकता है। अगर उसको ऐसा लगता है कि जो लॉ पास हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का गलत तरीके से मीनिंग निकाला गया है, तो वो उसके खिलाफ भी एक्शन ले सकता है, उसके लॉ को नल एंड वॉइड कर सकता है। लेकिन अलग से लॉ तो नहीं बनाता। हमारा हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो बाकी देश के सुप्रीम कोर्ट की तरह लॉ मेकिंग बॉडी तो है नहीं। जैसे बहुत बहुत देशों के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर से कानून भी बना देते हैं, मतलब लॉ पास करते थे। लेकिन अभी हमारा थोड़ा सुप्रीम कोर्ट जो है स्वतः संज्ञान तो लेने लगा है। जैसे दिल्ली पोल्यूशन के मैटर पर उसने खुद ही जो है नोटिस जारी कर दिया। नोटिस जारी करके दोनों पार्टियों को बुला लिया और बोला कि बताओ दिल्ली के लोगों को जीने का हक है कि नहीं है, राइट टू लाइफ है कि नहीं है। अगर राइट टू लाइफ है दिल्ली के लोगों को, तो क्यों उनके अधिकार का आपने वायलेशन कर रखा है। मतलब दिल्ली में इतना पोल्यूशन क्यों है कि लोग मर रहे हैं। और जुडिशियल एक्टिविज्म में पीआईएल भी आता है। पीआईएल का मतलब है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जब हम लोगों को ऐसा लगता है कहीं पर किसी पब्लिक राइट्स का वायलेशन हो रहा है। देखो पीआईएल कब फाइल की जाती है, जब सोसाइटी एज ए होल इफेक्टेड हो। कम से कम 100 परिवार, 100 फैमिली इफेक्टेड हो, 100 लोग नहीं, 100 फैमिली इफेक्टेड हो, तब पीआईएल फाइल की जा सकती है। अगर एक मान लो एक लोकेलिटी के अंदर पानी नहीं आ रहा, जल बोर्ड की जिम्मेदारी है पानी सप्लाई करना, जल बोर्ड पानी नहीं दे पा रहा है, तो जल बोर्ड के अगेंस्ट पीआईएल फाइल हो सकती है अगर उस कॉलोनी के अंदर 100 से ज़्यादा घर है तो। लेकिन अगर उस कॉलोनी के अंदर ही 50 घर है, 20 फैमिली रहती हैं बस, तो उसके अंदर कोई भी पीआईएल फाइल नहीं हो सकती। जबकि ये पब्लिक कॉज है लेकिन फिर भी पीआईएल फाइल नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो तरह के लोग उसमें अफेक्टेड होने चाहिए। मान लो कि आप कहीं जा रहे थे ट्रेन से, आपने स्टेशन के बाहर जाकर देखा बहुत सारे बच्चे जो हैं उनसे जो है वो चाइल्ड लेबर करवाई जा रही है, तो आप इस पे पीआईएल फाइल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे 100 का टारगेट नहीं है, 100 फैमिली का नहीं है, क्योंकि ये एक पब्लिक कॉज है। पब्लिक कॉज पे आप पीआईएल फाइल कर सकते हैं। तो जो पीआईएल होता है उसको सुनने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। तो पीआईएल को जो है जुडिशियल एक्टिविज्म में लाया जा सकता है। इसके अलावा जो हायर कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट, वो अपनी निचली कोर्ट जो होती है जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, उनको भी ऑर्डर दे सकती है अगर वो अपने जुडिक्शंस का वायलेशन कर रही है। अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कोई भी कोर्ट अगर किसी ऑर्डर को दे रही है, किसी डिसीजन का पर फैसला दे रही है, किसी और के खिलाफ कोई एक्शन ले रही है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट उसको ऑर्डर इशू करके पूछ सकता है कि आपने किस अधिकार से इसके ऊपर फैसला दिया, यानी कि आपने अपने जुडिक्शन का वायलेशन किया। तो ये सारा जुडिशियल एक्टिविज्म का मामला होता है। जैसे पॉलिसी मेकिंग करना, जब भी सेंटर गवर्नमेंट जो है किसी पॉलिसी को बनाती है और अगर वो स्टेट के बाय लॉज का वायलेशन कर देती है, मतलब फॉर एग्जांपल स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है तो उन्होंने कुछ ऐसा रूल पास कर दिया केवल जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार है उन्हीं स्टेट गवर्नमेंट को फायदा मिलेगा, जिस गवर्नमेंट में जिस स्टेट के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट नहीं उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो ऐसे लॉ को तुरंत जो है सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा और इसको खत्म कर देगा। बोलेगा ऐसा कोई लॉ नहीं हो सकता जो पार्शियलिटी पे, यानी कि जो चुनी हुई सरकार है वो जनता की होती है, वो किसी पार्टी की नहीं होती। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाएगा तो सभी स्टेट के ऊपर इक्वल में लागू होगा। ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर भेदभाव किया जाए कि जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ पे फ़ायदा मिलेगा, जहाँ पे नहीं है वहाँ फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा कोई स्ट्रेटेजिक मतलब कोई प्लानिंग से जुड़ी हुई कोई चीज़ है, जो प्लानिंग है जो देश के लिए ज़रूरी है, तो उसके भी जो है जुडिशियल एक्टिविज्म एप्लीकेबल हो सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन करना हो, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करनी हो, वो भी सुप्रीम कोर्ट का काम है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म में बेसिकली जो है सुप्रीम कोर्ट के रोल की बात की गई है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन भी करता है और इंटरप्रिटेशन भी करता है। जहाँ पे जरूरत होगी वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने की पावर भी इसी के पास है। इसीलिए जैसे फंडामेंटल राइट है, कहीं पर भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो आप तुरंत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आर्टिकल 32 के अंदर बोल सकते हो कि मेरे सुप्रीम कोर्ट मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत ऑर्डर जारी करेगी और बोलेगी कि भाई आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, इसको इसके फंडामेंटल राइट्स वापस दिलाए जाए। ठीक है, अब आगे आपका अगला
है स्टैचूरी इंटरप्रिटेशन, ये हो गया आपका। तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म आपका कंप्लीट हो गया पूरा। अब अगला है आपका मैक्सिम्स, अलग अलग जो मैक्सिम्स हैं, इन मैक्सिम्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे शाम को। लैटिन मैक्सिम जितने हैं, लैटिन लीगल मैक्सिम, ये 4-5 लैटिन लीगल मैक्सिम है। इनको एक बार आप पहले खुद पढ़ना, फिर मैं इसको आपको डिस्कस कराऊंगा डिटेल में कि मैक्सिम्स होते क्या हैं और किस तरह के ये लागू होते हैं। अब है आपका ये इंटरनल एड्स क्या है कंस्ट्रक्शंस के अंदर। एक मिनट, इससे पहले भी एक क्वेश्चन है। ये इससे पहले क्वेश्चन नंबर 10 है, penal status must be strictly constructed, explain the said statement with the help of decided cases। तो ये जो penal status होता है, स्टेटस होता है, ये क्या होता है penal status, बताइए penal status क्या होता है। penal status क्या होता है, ये एक प्रिंसिपल है, ये जो स्टैचूरी इंटरप्रिटेशन देता है। मतलब ये प्रिंसिपल है जिसके फॉलो कर कर जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी भी स्टैटूस का इंटरप्रिटेशन करती है, वो बताती है कि इसका मीनिंग क्या है, इस स्टैटू का मीनिंग क्या है। कोई भी क्लास से पहले थोड़ा सा पढ़ के रखा करो ताकि आपको चीज़ें और अच्छी समझ में आएंगी। जब बिना पढ़े क्लास लेते हैं तो उसमें डिफ़िकल्टी होती है समझने में भी और समझाने में भी, क्योंकि अगर थोड़ा सा मैं बोलूँ थोड़ा सा आप बोलेंगे तो जल्दी जल्दी ये चीज़ें कवर होंगी और ज़्यादा क्लियर तरीके से हो पाएंगी। तो एक प्रिंसिपल है जहाँ पे हम डायरेक्ट मीनिंग निकालते हैं उसका स्टेटस का। पीनल मतलब डायरेक्ट, डायरेक्ट मीनिंग, करेक्ट मीनिंग और डायरेक्ट मीनिंग। फॉर एग्जांपल मान लो हमारा आईपीसी एक स्टेटस है जो क्रिमिनल लाइबिलिटी को प्रिस्क्राइब करता है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग नैरो या ब्रॉड, यानी कि या तो इसका लिमिटेड मीनिंग हम बात कर रहे हैं या इसका ब्रॉड मीनिंग की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों में जो है हमारा पीनल स्टेटस जो है वो फिट होता है। जब इसके डायरेक्ट वर्थ निकालना हो, डायरेक्ट मीनिंग निकालना हो स्टेटस का, तो हम पीनल लॉ के थ्रू इसका मीनिंग निकाल सकते हैं, जो पीनल डायरेक्ट जो वर्ड का मीनिंग होता है उसके थ्रू। अब प्रिंसिपल क्या है, जैसे प्लेन मीनिंग रूल, जो प्लेन मीनिंग रूल है वो हमें ये बताता है कि इस स्टेटस का क्लियर मतलब क्या है, कोर्ट इसमें क्या कहना चाहती है, मतलब बनाने वाले जो हमारे इस प्रिंसिपल्स को बनाने वाले हैं वो क्या कहना चाहते थे, उनका मीनिंग क्या था इसको कहने के लिए, इसके पीछे कौन सी प्रिजम्पशन थी, मतलब प्रिजम्पशन कौन सी मान्यता इसके पीछे फॉलो की गई है वो। इसके अलावा जो पीनल स्टेटस होता है उसमें रूल ऑफ लेनिटी का फॉलो किया जाता है। लेनिटी मतलब डायरेक्टली क्लोज रिलेटेड जो है प्रिंसिपल ऑफ स्टेट कंस्ट्रक्शन, यानी कि आप डायरेक्टली इसको रिलेट करेंगे किससे, डायरेक्टली आप रिलेट करेंगे इसको उससे, कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर थे डायरेक्टली क्या कहना चाह रहे थे, उनका ड्यू प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन क्या था, ये इसका प्लेन मीनिंग है। और कोई क्वेश्चन है जो आप लोगों ने पढ़ रखा है वो बताओ, क्योंकि अब इसमें मेरे ख्याल से 6-7 क्वेश्चन और बचे होंगे, आधे क्वेश्चन के आसपास तो मैंने आपको डिस्कस कर दी। कोई और चीज़ जो आपने पढ़ी हुई है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है किसी ने भी ये।